Hello guys, let us start with our new topic, chapter 1, chemical reactions and equation. Today we are going to learn about this chapter and I am giving you an overview of this chapter. So the first thing come in this chapter is change around us. Change around us means change are of two types, physical changes and chemical changes. Physical changes are those changes after this physical changes no new substance is formed. Some example of it is melting of ice, lightning of bulb, sublimation of iodine. जैसे कि हम बर्फ को पिघला देते हैं तो वो पानी बन जाती है, तो हम उसे दोबारा बर्फ में बना सकते हैं। तो उस रिएक्शन के होने की वजह से कोई चेंज तो आया ही नहीं। लाइटनिंग ऑफ बल्ब, जैसे कि हम बल्ब को जलाते हैं तो बल्ब को बंद करके वापस बुझा सकते हैं, तो वो वापस अपनी पहली स्टेट में आ सकता है। सो इसमें कोई नए सब्सटेंस का तो फॉर्मेशन हुआ ही नहीं। वो चेंजेस जिसके अंदर कोई नया सब्सटेंस ना बने, उन चेंजेस को हम फिजिकल चेंजेस कहते हैं। या वो रिएक्शंस जिन रिएक्शंस की वजह से कोई नया सब्सटेंस ना बने, उन रिएक्शंस को फिजिकल रिएक्शन कहते हैं। नाउ वी शुड मूव टुवर्ड्स केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस वो होते हैं जिसमें न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टी फॉर्म। केमिकल चेंजेस वो होते हैं जिसमें नया सब्सटेंस बनता है विद नई प्रॉपर्टी के साथ। जैसे कि हम दूध फाड़ देते हैं तो दूध का टेस्ट खट्टा हो जाता है, वो भी एक केमिकल चेंज है। क्योंकि पहले मिल्क जो था वो मिल्क था, बट दूध फटने के बाद वो दही बन गया और उसका टेस्ट भी बदल गया, उसका टेस्ट खट्टा हो गया। रस्टिंग ऑफ आयरन, जैसे कि आयरन में जंग लग गया, तो इसके अंदर पहले आयरन कुछ और था, बाद में जंग लगने के बाद कुछ और बन गया, तो इसमें सब्सटेंस जो है वो चेंज हो गया। कुकिंग ऑफ फूड, पहले जैसे सब्जी वगैरह बिना पकी हुई होती है, लेकिन पकने के बाद वो अलग हो जाती है, उनका कलर, उनका शेप, वो सब अलग हो जाता है। इसमें नया सब्सटेंस बन रहा है हमें, तो वो ये सारी चीज़ें क्या है, केमिकल चेंजेस। और वो रिएक्शंस जिन रिएक्शंस के थ्रू हमें नया सब्सटेंस मिले नई प्रॉपर्टी के साथ, उस रिएक्शन को केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ये केमिकल चेंजेस ही जब रिएक्शन की फॉर्म में देखे जाते हैं तो इन्हें केमिकल चेंजेस कहते हैं, और ये फिजिकल चेंजेस जब रिएक्शन की फॉर्म में देखे जाते हैं तो इन्हें फिजिकल चेंजेस देखे जाते हैं। अगर आपको सिंपली डिफाइन पूछी जाए, दोस रिएक्शन इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इज फिजिकल रिएक्शन, एंड फॉर केमिकल रिएक्शन those reactions in which new substance with new property formed is chemical reaction। ये उनकी definition होगी। whenever chemical changes occur a chemical reaction takes place, जब भी कोई केमिकल चेंज होता है तो केमिकल रिएक्शन जो है टेक्स प्लेस होता है। मैंने अभी अभी आपको बताया कि केमिकल चेंज क्या है, केमिकल रिएक्शन। ओके, तो जब जब केमिकल चेंज होता है यानी कि तब तब केमिकल रिएक्शन होता है। केमिकल रिएक्शन जो है वो चार टाइप्स के होते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये बहुत ही ज़्यादा इजी है, घबराने की कोई बात नहीं है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जैसा कि आप नाम से ही पहचान सकते हैं, कॉम्बिनेशन यानी कि दो चीज़ों का मिलना। तो जब कोई भी दो एलिमेंट्स या दो कंपाउंड्स या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड्स कंबाइन होके कंपाउंड में बनते हैं, नए कंपाउंड में कैसे हैं, जैसे कि इसमें दो एलिमेंट्स दे रखे हैं Mg and O2, जो कि मिलके इन्होंने क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सॉलिड फॉर्म में। कोई भी दो या तीन एलिमेंट्स जब मिलके कंपाउंड बनाते हैं तो उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। नाउ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एकदम उल्टा है। इसमें कोई भी एक कंपाउंड जब ब्रेक होके दो या तीन कंपाउंड्स के अंदर बनता है या दो या तीन एलिमेंट्स में ब्रेक होता है तो उसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अब आ जाते हैं तीसरे पे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें ताकत देखी जाती है, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स। इसमें क्या होता है, जो ज़्यादा ताकतवर होता है वो कम ताकतवर को मार के हटा देता है और अटैच हो जाता है सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ, लाइक जिंक प्लस HCl। ये बन जाएगा जिंक, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन एटम। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन एटम मिला हुआ है, बट जिंक जो है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक इधर आया और इसने हाइड्रोजन को हटा दिया और क्लोरीन के साथ मिल गया और हाइड्रोजन अलग रह गया। इस वाले एग्जाम्पल में देखते हैं, जिंक
H2SO4, इसमें ये हाइड्रोजन एटम है जो SO4 के साथ मिलकर एक सॉल्ट सॉल्यूशन बना रहा है। तो जब भी कोई ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में से हटा रहा है तो उसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इन दोनों के बीच रिएक्शन हुआ तो ये जिंक जो है H2 की जगह ले लेगा और जो H2 है वो अलग हो जाएगा जिंक की तरह, जैसे पहले जिंक अलग था इस रिएक्शन के बाद। तो इस रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। एक बार दोबारा देख लेते हैं। जब कोई भी हाई रिएक्टिव मेटल किसी भी लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस करता है, यानी कि रिएक्शन के बाद हटा देता है, तो उसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ना अब दूसरे पे आ जाते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, टू कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर आयंस टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स। इस रिएक्शंस में क्या होता है, आयंस का एक्सचेंज होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव एक साथ और पॉजिटिव और नेगेटिव एक साइड, तो उसे क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में आने के भी इसके बहुत चांसेस हैं। BaCl2 + Na2SO4, इसके अंदर जो Ba है वो SO4 के साथ मिल जाएगा और ये जो Na है वो क्लोरीन सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव, ये Na पॉजिटिव SO4 नेगेटिव, सो ये नेगेटिव ए वाला और ये Ba पॉजिटिव ये दोनों मिल गए, और ये Na पॉजिटिव और ये Cl नेगेटिव ये दोनों मिल गए। इन सारे रिएक्शंस में ऐसे ही हुआ है, पॉजिटिव नेगेटिव बस ये एक्सचेंज हो गए एक जगह से दूसरी जगह पे। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें कोई भी दो कंपाउंड्स अपने आयंस को एक्सचेंज करते हैं, ये पॉजिटिव नेगेटिव एक्सचेंज करते हैं और एक नया कंपाउंड बनाते हैं, तो उस रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। नाउ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं अपनी कॉपी में, केमिकल इक्वेशन के थ्रू। अब केमिकल इक्वेशन भी दो तरह की होती है, एक तो बैलेंस्ड इक्वेशन और एक स्केलेटल इक्वेशन। स्केलेटल इक्वेशन को वो कहते हैं वो इक्वेशन जो बैलेंस नहीं होती है, मतलब बैलेंस इक्वेशन, और एक उसके अपोजिट जो बैलेंस नहीं होती है। बैलेंस नहीं होने का मतलब होता है कि LHS और रिएक्शन के RHS नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल ना हो। जैसे कि यहाँ पे H2 है और O2 है, यानी कि हाइड्रोजन के 2 पार्टिकल्स हैं और ऑक्सीजन के 2 पार्टिकल्स हैं, लेकिन यहाँ पे H2 है और O सिर्फ एक ही है, यानी कि हाइड्रोजन के 2 पार्टिकल्स हैं और ऑक्सीजन का सिर्फ एक ही है, और यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 पार्टिकल्स हैं। तो ये हुई नॉट बैलेंस्ड इक्वेशन, यानी कि स्केलेटल इक्वेशन, जिसमें LHS साइड एंड RHS साइड जो है इक्वल ऑफ एलिमेंट्स ना हो। वेयर एज बैलेंस इक्वेशन, बैलेंस इक्वेशन में क्या होता है, दोनों साइड LHS और RHS साइड नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो इक्वल होते हैं। दूसरी चीज, LHS जो भी एलिमेंट्स ये इन्हें जो भी LHS की साइड होते हैं उसे रिएक्टेंट्स कहते हैं, यानी कि ये H2 + O2 क्या है, रिएक्टेंट्स हैं। और जो भी RHS की तरफ होते हैं उन्हें प्रोडक्ट्स कहते हैं। H2O जो है वो प्रोडक्ट्स है। हर एलिमेंट और कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने का या तो उसका कोई फॉर्मूला होता है या कोई सिंबल होता है। और जितने भी एलिमेंट्स हैं 3 स्टेट्स में पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। इसमें सॉलिड के लिए S यूज करते हैं, लिक्विड के लिए L यूज करते हैं और गैसेस के लिए G यूज करते हैं। हमने यहाँ पे अभी देखा भी था रिएक्शंस के अंदर, ये रहा सॉलिड, डाइल्यूट, एक्वेटिक। सो इसमें सिंबल्स का यूज बता रखा है, गैस। ओके, गाइस आप यहाँ पे एक इक्वेशन देख सकते हैं, Na + H2O विल गिव अस NaOH + H2। ये एक स्केलेटल इक्वेशन है, यानी कि ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। इस इक्वेशन को यहाँ पे बैलेंस किया गया है, आप देख सकते हैं। पहले हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे हाइड्रोजन एटम 3 है और यहाँ पे हाइड्रोजन एटम 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, जिसकी वजह से हाइड्रोजन एटम 4 हो गए। सो इन्होंने इसे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे हाइड्रोजन एटम 4 हो गए, 2 हाइड्रोजन एटम ये रहे और 2 हाइड्रोजन एटम ये रहे, और यहाँ पे भी 4 हो गए। तो हाइड्रोजन एटम इक्वल हो गए, लेकिन ये जो Na है ये तो 2 हो गए, Na तो 2 हो गया ना,
और यहाँ पे तो Na1 था, सो यहाँ पे हमने Na को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे कि ये जो इक्वेशन है ये बैलेंस हो गई। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 सोडियम पार्टिकल्स हैं और यहाँ पे भी 2 सोडियम पार्टिकल्स हैं, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन पार्टिकल्स हैं, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन पार्टिकल्स हैं, और यहाँ 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं और यहाँ भी 4 हैं। ये 2 हाइड्रोजन एटम और 2 हाइड्रोजन एटम। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में आपको बता रखा है कि जो हाई रिएक्टिव मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देता है। जैसे यहाँ देख सकते हो आप, क्लोरीन है और क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन एटम है, लेकिन जिंक ताकतवर आया और उसने हाइड्रोजन को हटा दिया और क्लोरीन के साथ मिलके अपना एक खुद का सॉल्ट सोल्यूशन बनाया और हाइड्रोजन को अलग कर दिया। Now, oxidization and reduction. One of the most important topic of our chapter. It always comes in exams first. ऑक्सीडेशन क्या होता है, आपको सिंपली 2 चीजें याद रखनी है इसकी डिफाइन में, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसको ही ऑक्सीडेशन कहते हैं। और रिडक्शन इसमें उल्टा हो जाएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इसे रिडक्शन कहते हैं। इनका ये वन वर्ड भी आ जाता है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। इसमें क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं। और इसमें क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है यानी कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स प्लस हो जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं रिएक्शन है जिसमें सोडियम और ऑक्सीजन अलग अलग है, लेकिन रिएक्शन के बाद ये दोनों मिल गए, तो क्या हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन था वो सोडियम के साथ मिल गया, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, यानी कि रिएक्शन कौन सा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। दूसरे में Mg+O2 विल गिव अस 2 आइस ऑफ MgO। सो इसके अंदर क्या हुआ कि पहले मैग्नीशियम सिंगल था, बट अब वो ऑक्सीजन के साथ मिल चुका है, तो यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ। अब हम रिडक्शन देखते हैं, Na+H2 विल गिव अस ट्वाइस ऑफ NaH। तो इसके अंदर पहले सोडियम अलग था और हाइड्रोजन अलग था, बट रिएक्शन के बाद ये मिल गए, तो इसमें क्या हुआ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो ये क्या हुआ, रिडक्शन रिएक्शन। नाउ आ जाते हैं मेन टॉपिक, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन वो होता है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होते हैं। इस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब एक साथ होते हैं तो उसे रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हो आप, Mn+O2 है, बट बाद में जाके क्या बना, MnCl2। सो ऑक्सीजन जो है हट गया, Mn से हट गया ऑक्सीजन, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन। दूसरा देखते हैं HCl। सो इधर जाके क्या बना, ये Cl, क्लोरीन अकेला रह गया, हाइड्रोजन एटम हट गया, सो ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पे रिडक्शन हुआ और ऑक्सीडेशन हुआ, तो इस पूरे रिएक्शन को क्या कहेंगे हम, रिडॉक्स रिएक्शन। इसमें 2 होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। इसके बारे में ज़्यादा नहीं पूछा जाता, कैन ऐड ऑक्सीडेशन और कैन रिमूव। जो एलिमेंट ऑक्सीजन को ऐड करता है और हाइड्रोजन को रिमूव करता है उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। जो एलिमेंट रिड्यूसिंग एजेंट मतलब हाइड्रोजन को ऐड करता है और ऑक्सीजन को रिमूव करता है उसे रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ आवर क्लास, कोरोशन एंड रेंसिडिटी। ये बहुत ही मेन टॉपिक है। Surface of metal is attacked by air, water and other substance. It is a redox reaction. इसी को हम कोरोशन कहते हैं। कोरोशन क्या होता है, कई बार हमारे लोहे पे लोहा जंग खा जाता है तो उसका कलर जो है ब्राउन हो जाता है। लोहा जंग किस वजह से खाता है, हवा की वजह से या पानी वानी गिर जाता है उस पर, सो उसे ही कोरोशन कहते हैं। इसको प्रिवेंट कैसे किया जाता है, पेंटिंग के थ्रू, ऑयलिंग के थ्रू, ग्रीसिंग के थ्रू, गैल्वनाइजेशन और इलेक्ट्रोप्लेटिंग के थ्रू। गैल्वनाइजेशन क्या होता है, जब हम किसी भी मेटल पे जिंक की प्लेटिंग करते हैं तो
उसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। अब आ जाते हैं रेंसिडिटी पे। रेंसिडिटी क्या होता है? द स्पॉइलेज ऑफ फूड बाय ऑक्सीडेशन, इट स्मेल टेस्ट गेट चेंजेस। जब भी हम कुरकुरे का पैकेट लाते हैं तो उसमें हवा भरी हुई होती है, बट जब हम उसे खोल के कहीं रख देते हैं तो थोड़ी देर बाद क्रिस्पी नहीं रहते, उनका टेस्ट भी अलग हो जाता है और वो सीले सीले से हो जाते हैं, तो यानी कि वो खराब हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हमारी जो एटमोसफेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो उनके साथ रिएक्ट कर जाती है, वहाँ उस खाने के साथ ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से उसका स्मेल और टेस्ट जो है वो चेंज हो जाता है और वो रेंसिड हो जाता है, खाना बेकार हो जाता है। तो खाना बेकार ना हो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? जो कंपनी वाले हैं पैकेट्स के अंदर नाइट्रोजन गैस फिलअप करके भेजते हैं, जिसकी वजह से वो खराब नहीं होता। जो पैकेट फुले फुले होते हैं उसके अंदर नाइट्रोजन गैस होती है। That's all for today. Please like and subscribe to our channel and comment on the video what's about the video, and you can ask your question in the comments.